नमस्कार। राम राम साय, काई हालचाल है साय थाका। आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है और मस्त है। साथियों, हम राजस्थान का सुनहरा इतिहास पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने मेवाड़ का है लंबा चौड़ा इतिहास पढ़ा, उसके बाद में मारवाड़ का पढ़ा, फिर आमेर जयपुर का पढ़ा, बीकानेर और भरतपुर का पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौहानों का इतिहास। सबसे पहले हम साथियों बात करेंगे, छोटी सी हेडिंग डालो रे, साथ में नोट्स बनाते जाओ रे आलसी लोगों। अरे आलसी हो रहे। चलो, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले राजपूत काल। क्या पढ़ेंगे भाई? राजपूतों का काल, है ना, राजपूतों का समय। राजपूत काल देखते हैं साथियों, कब से कब तक राजपूत काल रहा। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सभी विद्वान साथी जुड़ जाए। राजपूत काल, राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी के काल को राजपूत काल कहा जाता है। 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल, यानी कि 650 ईस्वी से 1280 ईस्वी तक का जो काल है, ये राजपूत काल कहलाता है। चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूतों ने अलग अलग अपना जो राजपूताना है, यहाँ पर राजपूतों ने शासन किया। टोटल अपनी 19 रियासतें थी राजस्थान में, जिनमें से आज़ादी के समय 16 रियासतें थी वो राजपूत रियासतें थी, आप सभी को पता है। और दो धौलपुर भरतपुर की जाट रियासतें थी, और एक टोंक वाली एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, है ना। हाँ, तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वान हैं, वो अलग अलग अपना मत देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र बरदाई के बारे में। है चंद्र बरदाई, इनका अग्निमत, ये देखो कौन सा मत है सा, अग्निमत, है ना। चंद्र बरदाई ने अग्निमत दिया कि गुरुजी अग्निमत क्या है। अग्निमत का है कि चंद्र बरदाई ने कहा कि एक ऋषि थे, और उस ऋषि के द्वारा एक यज्ञ किया गया, और यज्ञ की जो कुंड होता है अग्नि का, यज्ञ करते हैं तो अग्नि कुंड होता है, उसमें घी डाला जाता है। तो उसमें उस कुंड के अंदर जब यज्ञ किया गया तो अग्नि कुंड से, आग से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। ये अग्निमत है ना। ये चंद्रप्रदायी कौन था? ये चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान था, दरबारी कवि था, ध्यान रख लेना। चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि था, और ये लाहौर का निवासी था। चंद्रप्रदायी कहाँ का था? ध्यान रख लेना, लाहौर का निवासी, यानी कि भट्ट ब्राह्मण था। लाहौर का भट्ट ब्राह्मण था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सी पुस्तक लिखी चंद्रप्रदायी ने? पृथ्वीराज रासो। साथियों, चंद्रप्रदायी इस पुस्तक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि आबू पर्वत पर गुरु वशिष्ठ यज्ञ करते थे। ओम नमः स्वाहा। आबू पर्वत कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में, जहां पर गुरु वशिष्ठ क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और जब वो संत महात्मा यज्ञ करते थे, तो उसी समय कहते हैं कि राक्षस आते थे, और राक्षस क्या करते थे? उस यज्ञ की आग के अंदर, उस कुंड के अंदर, अरे ऊपर से लाकर मांस मच्छी डालकर यज्ञ को भंग कर देते थे। तो गुरु वशिष्ठ का भी परेशान हो गया, बोला अरे अरे इनका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया साथियों? इसने फिर एक बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में दानव बाधा डालते थे। दानव क्या करते थे? दानव क्या होते? राक्षस। राक्षस बाधा डालते थे। तो इन दानवों का, दोनों का नहीं, दानवों का, है ना, इन दानव का वध करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ की अग्नि से 4 पुरुष पैदा किए, कि इन राक्षसों का कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इनका ट्रीटमेंट करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ की अग्नि से 4 पुरुष पैदा किए। कितना पुरुष पैदा किया? 4। और ये इतने शक्तिशाली और ताकतवर पुरुष पैदा किए ताकि इन राक्षसों का ये क्या कर सके? नाश कर सके साथियों। ठीक है, तो ये 4 पुरुष है। आगे जाकर कौन है? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। कौन कौन से हैं? चौहान वंश हैं, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। ये तो हो गई साथियों पुरानी बातें। अब आप तो विश्वास ही नहीं करोगे, आजकल के लोंडे हो हैं, तो आजकल के लोग विश्वास नहीं करते रखे, ऐसा कुछ नहीं था। यज्ञ से कोई जाट जातियां थोड़ी पैदा हुई थी, राजपूत निकले थे, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो गलत है। तो देखो, इस मत का खंडन भी बहुत सारे इतिहासकारों ने किया, कईयों ने इसको सही भी माना है।
देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी पूरी की पूरी, आप पढ़ लेना अपने ऐप के अंदर, स्टडी एग्जाम एकेडमी में पूरी इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये चारों आगे जाकर राजपूत कहलाए, ये चारों आगे जाके राजपूत कहलाए। नोट, गुरु वशिष्ठ का मंदिर गुरु शिखर पर है, ध्यान रख लेना। माउंट आबू सिरोही में गुरु वशिष्ठ का क्या है, मंदिर भी है। चंद्रबरदाई, देखो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका मूल नाम, बचपन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रबरदाई का बचपन का नाम था पृथ्वी भट्ट वलादी, ध्यान रख लेना साथियों। चंद्रबरदाई का नाम आपने सुना होगा। इसका बचपन का नाम, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका बचपन का नाम पृथ्वी भट्ट वलादी था। है, इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज का ये दरबारी विद्वान था, कवि था, तो इसने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को चंद्रबरदाई ने आधा ही लिखा था, पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने आधा ही लिखा। बीच में मृत्यु हो गई रे, अरे मृत्यु हो गई तो ये ग्रंथ आधा का आधा ही रह गया जीवड़ा। पूरा किसने किया, अरे इसके पुत्र, इसकी औलाद जलहण ने, जलहण ने क्या किया, इसको पूरा किया। इसकी रचना वीर रस में हुई है, अरे वीरों का रस है रे, वीर रस तो होना ही है। इस पुस्तक को प्रसिद्ध किया था कर्नल जेम्स टोड ने। घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को क्या किया साथियों, पब्लिक किया, है ना, इसका प्रचार प्रचार किया, प्रसिद्ध कर दिया। इसलिए पृथ्वीराज रासो का उद्धारक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो का लिखा किसने, चंद्रबरदाई ने, उसके पुत्र जलहण ने पूरा किया। इसको इसका उद्धारक किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। नोट लगाकर लिखो, चंद्रबरदाई की कुल देवी, चंद्रबरदाई की कुल देवी है चामुंडा माता, जिसका मंदिर है अजमेर में, चामुंडा माता है, कुल देवी है। नोट लगाकर लिखो। और चंद्रबरदाई के अग्निमत का समर्थन किया था राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने। राजस्थान के राज्य कवि कौन है, राजस्थान के राज्य कवि है सूर्यमल जी मिश्रण। इन्होंने इसके इस कथन का क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, चलो वंश भास्कर, इन्होंने ग्रंथ लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने, उसका नाम है वंश भास्कर। पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, वंश भास्कर के लेखक कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। तो साथियों उतार लो इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लो भाई जीवड़ा। हाँ चलो ये उतार लो एक बार, बीच में रोक के उतार लो ताकि अपने समय की क्या हो सके, बचत हो सके। उतार लो, आगे और उतारो रे, ये लो भाई उतारो, देखा नहीं जीवड़ा, जल्दी उतारो, देखा उतार लिया, नोट बनाते जाना। इसका देखो सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है वंश भास्कर, कौन सा है, वंश भास्कर, ये रहा वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है। दूसरा, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ग्रंथ कौन सा है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में नंबर 2 पर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार हुए हैं। हीराजी इन्होंने कहा है, और श्री सीवी वेद, इनके अनुसार राजपूत विशुद्ध रूप से भारतीय थे, यानी राजपूत आर्यों की संतान थे। हीराचंद ओझा, सीवी वेद के अनुसार राजपूत कौन है भाई, राजपूत आर्यों की संतान है। भगवान लाल इंद्र के अनुसार प्रतिहार गुजरात से आने वाले गुर्जर थे, गुजरात से आने वाले गुर्जर थे। कनिगम, कनिगम के अनुसार राजपूत कुषाण वंशीय है, राजपूत क्या है भाई, कुषाण वंशीय है। जक्सन के अनुसार राजपूत विदेशी थे। देखो अलग अलग इतिहासकार है, सबने अपना अलग अलग मत दिया है, सब अपना अपना बता रहे हैं। मान लो भाई एग्जाम में जिसका नाम लेकर पूछे हैं तो बता देना, और तो क्या। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, ये देखो सबसे ज्यादा मान्य होता है कर्नल जेम्स टोड वाला, है ना। इनके अनुसार राजपूत कुषाण, हूण, संक, सिथियन जातियों के मिश्रण से बनी एक मिश्रित जाति है, सभी के मिश्रण से बनी हुई है भाई, लड़ो मत रहे है। मजूमदार के अनुसार राजपूत लक्ष्मण के वंशज है, मजूमदार बोलता है कि ये तो लक्ष्मण के वंशज है। दशरथ शर्मा कुछ और ही बोलते हैं, ये बोलते हैं कि राजपूत ब्राह्मण है, वंशीय है। दशरथ शर्मा खुर ब्राह्मण है, तो ये राजपूतों की बोलते हैं अरे राजपूत भी ब्राह्मण है। तो सब इतिहासकार अपने अलग अलग तुक्के मार रहे हैं। ठीक है भाई, ये राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हमने बात की भाई, राजपूतों की उत्पत्ति हुई कैसे, हो गया। चलो सा अब हेडिंग डालो प्रतिहार, किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों, प्रतिहारों के बारे में।
प्रतिहारों के बारे में बात करें तो मुणोत नेणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखा बताई है। टोटल भारत में कितनी शाखा है इनकी? 26 है, जिनमें राजस्थान में इनकी केवल 2 शाखा है। प्रतिहारों की राजस्थान में 2 शाखा मिलती है, एक तो मंडोर जोधपुर वाली, एक भीनमाल शाखा जालोर वाली। 2 शाखा राजस्थान में मिलती है, जिसमें प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर है। मुणोत नैणसी एक जीवड़ा मुणोत नैणसी, इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फज्जल कहा। पूछा जाता है राजस्थान का अबुल फज्जल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रख लेना, मुणोत नैणसी को कहा जाता है। ये जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में काम करते थे। किसके दरबारी थे? जसवंत सिंह जी। जसवंत सिंह जी मारवाड़ के शासक थे। हैं? आज कुर्ब का दरवाजा टूट गया, इस्लाम का शत्रु मारा गया। औरंगजेब ने कहा था है ना, जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी। तो ध्यान रख लेना साथियों, मुणोत नैणसी राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ये जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, मुणोत नैणसिरी ख्यात। कौन सा ग्रंथ लिखा? मुणोत नैणसिरी ख्यात। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन और विश्व विख्यात ख्यात है। यदि आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो मुणोत नैणसी जी की ख्यात है साहब। ठीक है, ध्यान रख लेना, इस ख्यात में हे अक्षर का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है। इस ख्यात को आप पढ़ोगे तो आपको हे अक्षर कहीं पर भी कौन नहीं मिले रे जीवड़ा। चलो सर, इस ग्रंथ को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजस्थान का कहा जाता है। और इस ग्रंथ में प्रथम बार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या की जनगणना का उल्लेख मिलता है। यदि आपको पूछे कि राजस्थान प्रथम बार राजस्थान के गांवों की ग्रामीण जनसंख्या का उल्लेख, जनगणना का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मुणोत नैणसी की ख्यात में आपको जनगणना का उल्लेख देखने को मिलेगा। उतार लो एक बार। इसलिए मुणोत नैणसी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। राजस्थान की जनगणना का अग्रज किसे कहा जाता है? मुणोत नैणसी को कहा जाता है। इस ख्यात की रचना मारवाड़ी बोली व डिंगल भाषा में की गई है। नोट लगा के लिखो, राजस्थान का साहित्य डिंगल जो पश्चिमी राजस्थान का है, और भाषा डिंगल भाषा में पिंगल भाषा पूर्वी राजस्थान में लिखा गया है। राजस्थान का साहित्य डिंगल भाषा में और पिंगल भाषा दोनों में लिखा गया है राजस्थान का साहित्य। मुणोत नैणसी का दूसरा ग्रंथ, पहला ग्रंथ कौन सा है मुणोत नैणसी का? मुणोत नैणसी ख्यात। दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत, ये मुणोत नैणसी का दूसरा ग्रंथ है, और इसे राजस्थान की ग्रंथों का गजेटियर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के ग्रंथों का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है, जिसके लेखक है मुणोत नैणसी। और ये किसके दरबार में रहते थे? जसवंत सिंह द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो साथियों, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब देखो पढ़ेंगे सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये कन्नौज का शासक था साथियों। कन्नौज, कन्नौज कहां पर है? कन्नौज है साथियों यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो वहां का शासक था हर्षवर्धन, जो 606 से लेकर 47 तक इसने शासन किया। 41 वर्षों तक शासन काल रहा। इसने राजधानी पहले थानेश्वर हरियाणा को बनाया। हर्षवर्धन का जन्म हुआ था थानेश्वर में। ठीक है, उसके बाद में इसने अपनी राजधानी बना लिया था कन्नौज को। कन्नौज यूपी में है। ये भारत का सबसे संपन्न राज्य था उस समय, भारत का सबसे शक्तिशाली और संपन्न राज्य था। तो उस समय 600 ईस्वी में कौन सा था? कन्नौज था, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद में साथियों क्या हो जाती है? हर्षवर्धन जी की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 647 ईस्वी में। अब 647 ईस्वी में क्या हो गई भाई? हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। ठीक है जीवड़ा, अब देखो इसकी मृत्यु के बाद में क्या हो गया? बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 3 नई शक्तियों का उदय होता है। कौन कौन सी? एक प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश, और तीसरा है राष्ट्रकूट। 3 नई शक्तियां देश में उदय हो जाती है, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कन्नौज को लेकर इन तीनों में लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष चलता है, इन तीनों शक्तियों में, जिसे त्रिकुट संघर्ष कहा जाता है। ध्यान रख लेना,
हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में क्या होता है साथियों, इन तीनों तीनों जो ये शक्तियां हैं, कौन कौन से तीनों वंश, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट, इन तीनों में इस कन्नौज को लेकर, क्योंकि कन्नौज सबसे संपन्न राज्य था, शक्तिशाली था, तो इस कन्नौज को जीतने के लिए, यहाँ पर शासन करने के लिए इन तीनों में त्रिकुट संघर्ष चलता है तीनों तरफ से। 100 वर्षों तक इनमें क्या हुआ भाई, संघर्ष चला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर कन्नौज है अपना यूपी में, इधर प्रतिहार वंश है, पाल वंश है और राष्ट्रकूट है। इन तीनों में आपस में क्या चलेगा, 100 वर्षों तक लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा इस कन्नौज को जीतने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब देखो प्रतिहार वंश की बात करें साथियों, प्रतिहार की, तो इसका संस्थापक है हरिश्चंद्र ब्राह्मण। कौन है, ध्यान रख लेना, हरिश्चंद्र ब्राह्मण, जिसे प्रतिहारू वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने मंडोर शाखा की स्थापना की, मंडोर जोधपुर में है। और प्रतिहारों की जो प्राचीन राजधानी थी वो मंडोर थी, मंडोर जोधपुर, ये प्रतिहारों की प्राचीन राजधानी थी। उसके इसमें देखो शासक आता है नागभट्ट, ठीक है, हरिश्चंद्र ब्राह्मण के बाद में शासक आता है नागभट्ट। इसने भीनमाल शाखा का संस्थापक कहा जाता है। मंडोर शाखा जिसका संस्थापक हरिश्चंद्र ब्राह्मण को कहा जाता है, उसके बाद में भीनमाल शाखा का संस्थापक कहा जाता है किसको, नागभट्ट को। ये प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक है। यदि आपको पूछे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये नागभट्ट है, ध्यान रख लेना। कौन है, नागभट्ट, अरे नागों का भट्ट है। उतारो, इसने देखो नागभट्ट ने गुजरात के भंडोज प्रदेश को जीता। इसके शासनकाल में असफल अरबी आक्रमण हुआ, यानी आक्रमणकर्ता कौन था, जुनेद। अरबी आक्रमण हुआ था, जुनेद ने आक्रमण किया था। तो ध्यान रख लेना उस समय शासक कौन था, प्रति, है ना। यदि आपको पूछे प्रतिहार शासक कौन था, तो ये अपना था नागभट्ट। कौन था भाई, नागभट्ट। तो नागभट्ट के शासनकाल में हुआ था, है ना। नागभट्ट, नागभट्ट के बाद में शासक बनता है देवराज, फिर कुकुक, फिर वत्सराज, ये शासक बनते हैं। हाँ, इसने देखो कुकुक ने क्या किया था, इसने घटियाला अभिलेख लिखवाया था जोधपुर में। जोधपुर में घटियाला अभिलेख ये लिखाया था इसे कुकुक ने, है ना। कुकुक ने लिखाया। इसका उपनाम घटियाला शिलालेख माता की साल जिसे कहा जाता है। और वत्सराज, वत्सराज के बाद में रणहस्तीन, वत्सराज के समय त्रिपक्ष संघर्ष की शुरुआत हुई थी, है ना। त्रिपक्ष जब संघर्ष शुरू हुआ था, संबंध जिसे कहते हैं, संघर्ष जिसे कहा जाता है, इसके जब त्रिपक्ष कन्नौज को लेकर, त्रिपक्ष जब तीनों वंशों के बीच में हमने पहले बात की, जब संघर्ष शुरू हुआ, त्रिपक्ष संघर्ष, तो उस समय शासक कौन था प्रतिहारों में, वत्सराज था। वत्सराज क्या था, शासक था, ठीक है। तो वत्सराज की बात करें साथियों, वत्सराज की, तो इधर है कन्नौज, क्या है भाई, ये अपना कन्नौज है। यहाँ का शासक है इंद्रायुध। कन्नौज का शासक कौन है, इंद्रायुध है, ठीक है। इधर है प्रतिहार, प्रतिहारों का शासक कौन है, अपना वत्सराज। कौन है भाई, वत्सराज है। और इधर है पाल। तीनों देखो, तीनों वंश के बीच में यहाँ पर कन्नौज को लेकर क्या चलेगा, संघर्ष चलेगा। त्रिकुट संघर्ष की शुरुआत हुई थी उस समय, प्रतिहार शासक कौन था, संघर्ष की शुरुआत हुई तो उस समय वत्सराज था। इधर देखो पाल शासक है धर्मपाल। कौन है, धर्मपाल, पाल धर्मपाल। राष्ट्रकूट शासक है दुर्योधन, दुर्योधन प्रथम है, ये राष्ट्रकूट शासक है, ठीक है। इनमें क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में किसकी हार होती है साथियों, धर्मपाल युद्ध में हार जाता है ना। और ये वत्सराज है, ये राष्ट्रकूट के दुर्योधन को भी हरा देता है, धर्मपाल को भी हरा देता है, और कन्नौज को क्या करता है साथियों, जीत लेता है। इंद्रायुध पर आक्रमण करता है कन्नौज पर, लेकिन यहां से इंद्रायुध ये भाग जाता है। इंद्रायुध क्या करता है साथियों, जान बचा कर भाग जाता है जब वत्सराज है यहाँ पर आक्रमण करता है। उतारो, डायग्राम बना लो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। उसके बाद में शासक बनता है मिहिर भोज। कौन बनता है, मिहिर भोज या भोजवन। मिहिर भोज, इसने कन्नौज पर अंतिम रूप से अधिकार किया, कन्नौज को अंतिम रूप से जीता। इसके शासनकाल में अरबी आक्रमणकारी सुलेमान का आक्रमण हुआ। ध्यान, अरबी आक्रमणकारी था सुलेमान। इस सुलेमान का आक्रमण हुआ था। उस समय शासक कौन था, मिहिर भोज था, ध्यान रख लेना। सुलेमान ने इसे इस्लाम का शत्रु बताया था।
सुलेमान ने कहा मिहिर भोज की ये इस्लाम का क्या है, शत्रु है। ठीक है। मिहिर भोज, मिहिर भोज की बात करें साथियों, तो मिहिर भोज प्रतिहार शासक है। ठीक है। इधर पाल वंश का शासक कौन है, देवपाल, वत्सपाल, ये पाल वंश के शासक थे। इसके समकालीन राष्ट्रकूट में यहाँ पर कौन था, अमोधवर्ष, अमोधवर्ष कृष्ण द्वितीय। तो इनको इसने क्या किया, पराजित किया। और यहाँ पर मिहिर भोज ने आक्रमण किया था कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पर आक्रमण किया। यहाँ पर चक्रा युद्ध, यहाँ से भाग जाता है, ये जान बचाकर और यहाँ से भाग जाता है। और मिहिर भोज क्या कर देता है भाई, कन्नौज को अंतिम रूप से जीत लेता है ना। मिहिर भोज प्रथम जिसने कन्नौज को अंतिम रूप से विजय प्राप्त की। यहां पर देखो बाद में शासक आता है भागभट्ट द्वितीय। कौन आता है, भागभट्ट द्वितीय। तो उस समय भी पाल वंश का शासक था धर्मपाल। धर्मपाल था तो उसने भी आक्रमण किया था भागभट्ट पर, लेकिन धर्मपाल यहाँ पर हार जाता है। राष्ट्रकूट का शासक था गोविंद, ये भी आक्रमण करता है, ये भी हार जाता है ना। और भागभट्ट ये आक्रमण करता है कन्नौज की राजधानी, कन्नौज को राजधानी बना लेता है, चक्रा युद्ध भाग जाता है यहाँ से, है ना। तो भागभट्ट भी यहाँ पर क्या करता है, कन्नौज पर विजय प्राप्त करता है और कन्नौज को राजधानी बनाता है। तो प्रतिहार शासक कौन सा था जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, तो ये भागभट्ट द्वितीय था साथियों। कौन था, भागभट्ट द्वितीय, जिसने कन्नौज को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। ये देखो कन्नौज को लेकर संघर्ष चल रहा है लगातार, है ना। यहां पर देखो हमने बात की थी किसकी, यहां पर हमने बात की थी सुलेमान की। सुलेमान ने, अरबी आक्रमणकारी था, मिहिर भोज के समय आक्रमण किया। तो सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु कहा, इस्लाम का शत्रु कहा। और क्या कहा, हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। काफिरों का मतलब क्या होता है, हिंदुओं का देश, है ना। हाँ, सुलेमान ने कहा था हिंदुस्तान को काफिरों का देश। उसके बाद में शासक बनता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल, इसका दरबारी कवि कौन था, राजशेखर, जिसने पुस्तक लिखी थी कर्पूर मंशी, भुवन कोश, बाल रामायण, काव्य मीमांसा। ये किसकी रचनाएं हैं, राजशेखर की। राजशेखर महेंद्रपाल के दरबार में रहता था। राजशेखर ने महेंद्रपाल को निर्भय राजा की उपाधि दी। राजशेखर ने क्या कहा कि महेंद्रपाल है वो निर्भय राजा है, किसी से डरता नहीं है। महिपाल, दरबारी कवि राजशेखर, त्रिपक संघर्ष की शुरुआत करने वाला वंश प्रतिहार वंश। इंदिरा तृतीय ने आक्रमण करके कन्नौज को लूटा और आग लगा दी थी। महेंद्रपाल के समय इंदिरा तृतीय ने आक्रमण किया, कन्नौज को लूटा और इसमें आग लगा दी। राज्यपाल, अगला शासक बिना लड़े, अगला देखो महेंद्रपाल के बाद शासक कौन बनता है, महिपाल बनता है। महिपाल, ठीक है, महेंद्रपाल के बाद। तो ये महिपाल, इसका दरबारी कवि था राजशेखर। त्रिपक संघर्ष की शुरुआत करने वाला वंश प्रतिहार वंश। इसमें उसके बाद में इसके समय इंदिरा तृतीय ने आक्रमण करके कन्नौज को लूटा था, ध्यान रख लेना, और इसमें कन्नौज में आग लगा दी थी। उसके बाद बनता है राज्यपाल। ये बिना लड़े मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मोहम्मद गजनवी की, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, इस मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार करने वाला था राज्यपाल। इसलिए इसकी चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, है ना। उसके बाद में राज्यपाल की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो ये लिखो भाई, महेंद्रपाल, फिर उसके बाद में शासक बनता है महिपाल, और फिर राज्यपाल। राज्यपाल ने मोहम्मद गजनवी की अधीनता स्वीकार की, और उसके बाद चंदेल शासक विद्याधर ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और महिपाल के समय क्या हुआ था, इंदिरा तृतीय ने आक्रमण किया और कन्नौज को लूटा। उतार लो। अगला शासक बनेगा यशपाल। यशपाल ये अंतिम प्रतिहार शासक था। महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो कुछ। त्रिपक संघर्ष, जो संघर्ष हुआ था तीनों वंशों के बीच में, इसे त्रिपक संघर्ष की शुरुआत करने वाला प्रथम शासक कौन था, प्रथम राजा था साथियों वत्सराज। यहां पर देखो यही सवाल बनेंगे प्रतिहारों के बारे में, ठीक है। पहला कौन था, वत्सराज, ठीक है। त्रिपक संघर्ष में विजय प्राप्त करने वाला वंशज प्रतिहार राजा महिपाल। कौन था, प्रतिहार राजा महिपाल। कन्नौज को राजधानी किसने बनाया, तो नागभट्ट द्वितीय ने बनाया था। किसने बनाया था, नागभट्ट द्वितीय ने। महिपाल के शासनकाल में अरबी यात्री अल मसूदी आया था। कौन आया था, अरबी यात्री अल मसूदी आया। महिर भोज की उपाधियां,
आदिवरा, प्रभास पाटन, ये महिर भोज की उपाधियां हैं। क्या है? आदिवरा, प्रभास पाटन। महिर भोज वैष्णव धाम का अनुयायी था, वैष्णव धर्म का, है ना, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वसराज ने जोधपुर में सच्चाई माता का मंदिर बनवाया, ये ध्यान रख लेना। जोधपुर में भाई सच्चाई माता का मंदिर कहां पर है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो वत्सराज ने करवाया था, ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये प्रतिहार शासक ही था जिसने सच्चाई माता मंदिर का जोधपुर में निर्माण करवाया। उतार लो। वत्सराज ने जोधपुर में महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनवाया, जो उत्तर का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है ना। महावीर स्वामी का जैन मंदिर बनवाया था जोधपुर में वत्सराज ने। मिहिर भोज ने ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई थी, ग्वालियर प्रशस्ति लिखवाई मिहिर भोज ने। ओसिया के प्राचीन जैन मंदिरों का निर्माण प्रतिहार शासकों ने करवाया, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओसिया जोधपुर में जो प्राचीन साथियों मंदिर है, जैन मंदिर, इनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? तो इन प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया। नागभट्ट द्वितीय को महाराज अधिराज करम भट्ट लायक की उपाधियां प्राप्त हुई। नागभट्ट द्वितीय को क्या क्या उपाधियां दी गई भाई? महाराजा धीराज क्रम भट्ट लायक, ये सारी उपाधियां प्राप्त थी नागभट्ट द्वितीय को। अब देखो प्रतिहारों के बाद हम पढ़ेंगे अब चौहान वंश का इतिहास। किसका पढ़ेंगे? चौहानों का इतिहास। तो प्रतिहारों का उतार लो, फिर आगे हम चौहान वंश का इतिहास हेडिंग डालो, चौहानों का इतिहास। अगला है साथियों चौहान, ठीक है, चौहानों का इतिहास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। कहां के चौहान? अजमेर। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई अजमेर के चौहानों की? अग्नि सिद्धांत, पहला तो अग्नि सिद्धांत यानी अग्निकुंड से हुई है। दूसरा विदेशी चौहान, चौहान क्या है? विदेशी है। नंबर 3 सूर्यवंशी चौहान। चौहान कौन से भाई? सूर्यवंशी चौहान है ना। तो ये अलग अलग इसके इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई बोलता है अग्नि से हुई है, कोई बोलते हैं विदेशी है चौहान, कोई बोलते हैं चौहान सूर्यवंशी है। तो सबसे पहला सिद्धांत है सूर्यवंशी सिद्धांत। ये किसने दिया? पृथ्वीराज विजय की पुस्तक, पृथ्वीराज विजय पुस्तक, जानक, जानक जिस लेखक है पृथ्वीराज विजय के, लेखक कौन है? जानक। एक है हमीर महाकाव्य जिसके लेखक है नयन चंद्र सूरी, और एक है हमीर रासो जिसके लेखक है जोधराज। ये एग्जाम में तीनों किताबें कई बार ये पूछी जाती है। इनमें मिलता है कि चौहान क्या है? चौहान सूर्यवंशी है, ठीक है। तो ये तीनों के आप लेखक याद रख लेना। इनके अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। पृथ्वीराज विजय जिसके लेखक कौन है? जानक है, ध्यान रख लेना। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? नयन चंद्र सूरी है। हमीर रासो के लेखक कौन है? जोधराज है। ये पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना साथियों। उतार लो, रोके उतार लिया करो मौका मिलते ही। ऐसे पीडीएफ आपको इसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी। वैसे साथ में नोट्स बनाते हो तो याद रहने में, रखने में काफी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। इन पुस्तकों में, इन तीनों पुस्तकों में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया? चौहान क्या है भाई? सूर्यवंशी है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान ब्राह्मण थे। दशरथ शर्मा देखो हर बार सभी को ये ब्राह्मण ही बताता है, ये खुद ब्राह्मण है इसलिए सबको ब्राह्मण ही बताता है। अब देखो अगला बात करेंगे हम चौहानों का जो शासक है वो है वासुदेव चौहान। हेडिंग डालो वासुदेव चौहान। 551 ईस्वी में इसने चौहान वंश का स्थापना की। चौहान वंश का इसे संस्थापक कहा जाता है। इसने शाकंभरी के चौहानों की स्थापना की थी। शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की थी सबसे पहले वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, ठीक है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? बिजोलिया के शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया का शिलालेख, अभिलेख बिजोलिया का शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा में है। यहां से जानकारी मिलती है कि चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में शाकंभरी में की गई, ठीक है। इसने सांबर झील का निर्माण करवाया। यह जानकारी भी बिजोरिया अभिलेख में मिलती है। सांबर झील जयपुर में है। और सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? साथियों सांबर झील बहुत बड़ी झील है। ये वैज्ञानिकों के अनुसार तो एक प्राकृतिक झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था सांबर झील का, है ना। और वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी बनाया था अहि छतरपुर को। अहि छतरपुर जो वर्तमान में जिसका नागौर नाम है, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहि छतरपुर है। तो इसको इसने क्या बनाया? वासुदेव चौहान ने राजधानी बनाया। चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र नागौर था। इसके साथ में सांबर, नागौर से जयपुर ये सांबर झील है यहाँ का, जो कि सपाल दक्ष क्षेत्र कहलाता था, है ना।
बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा में ये जानकारी हमें मिलती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो कि सबसे पहले चौहानों का संस्थापक चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने। इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। इसने अपनी राजधानी अहि छत्रपुर को बनाया। जो इसका जो चौहानों का जो प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो था नागौर और सांबर, जिसे एक साथ में सपाल दक्ष क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपाल दक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उतार लो। साथियों, बिजोलिया का शिलालेख ये श्याम पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान पर लिखा गया है। 1170 ईस्वी में गुण भट्ट श्रावक लोलक के द्वारा ये लिखा गया। पर अगला शासक है गुवक प्रथम। अगला शासक कौन है? गुवक प्रथम। इसने सीकर में हर्ष का मंदिर बनवाया। ये ध्यान रख लेना भाई, ये चौहानों का ही है ना। जीण माता का भाई था हर्ष। आपने देखा होगा हर्ष की पहाड़ियां जयपुर में, रेवासा सीकर में, है ना। हर्ष का मंदिर है, जीण माता का जहाँ मंदिर है वहीं। तो ये गुवक प्रथम ने इस हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले शासक बनते हैं अजिराज। गुवक प्रथम के बारे में ये इतना याद रख लेना। अजिराज, इसने अजमेर या अजमेरू बसाया। अजमेरू ये अजमेर का प्राचीन नाम है। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजमेरू। तो अजमेर किसने बसाया? अजिराज चौहान ने बसाया था। कब बसाया? 1113 ईस्वी में। तो अजमेर जो शहर है साथियों, इसकी स्थापना किसने की थी? अजिराज चौहान ने की थी 1113 ईस्वी में। हाँ, इसके अलावा इसने तारागढ़ दुर्ग, जिसे गढ़ बिटली दुर्ग कहा जाता है, तो ये तारागढ़ और गढ़ बिटली दुर्ग भी बनवाया था। तारागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? अजिराज चौहान ने। अजमेर बसाया, तारागढ़ दुर्ग बनाया अजमेर में, ठीक है। अजमेर गढ़ बिटली इसे कहा जाता है। इसे चौहानों की राजधानी अहि छत्रपुर से अजमेर को बना लिया। ये ध्यान रख लेना, अहि छत्रपुर से अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजिराज ने बनाया। उसने अपना नाम अजिराज चांदी के सिक्के चलाई। अपने नाम अजिराज के नाम से चांदी के सिक्के चलाए। उसने अपनी पत्नी सोमलेखा के नाम के भी सिक्के चलाए थे। ये ध्यान रख लेना, अपनी इसकी पत्नी थी अजिराज की सोमलेखा, इसके नाम पर इसने सिक्के चलाए और खुद के नाम पर भी चांदी के सिक्के चलाए थे। अजिराज के शासनकाल को अजमेर के चौहानों का निर्माण काल कहते हैं। अजमेर के चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है अजिराज चौहान का शासनकाल। उतारो रे, मैं थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ, उतार लो। उतार लिया रे, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, अगले शासक बनेंगे अजिराज के बाद में अरणोराज या आनाजी चौहान। अगली हेडिंग डालो, अरणोराज या जिन्हें आनाजी चौहान भी कहा जाता है। हेडिंग डालो, उतारो, देखें आगे। देखो साथियों, अजिराज के बाद में अगले शासक बनते हैं अरणोराज या आनाजी चौहान। इन्होंने तुर्कों से अजमेर में युद्ध किया। अजमेर में तुर्कों के साथ में इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था। और इसमें अजमेर में तुर्कों का खून साफ करने के लिए चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया 1137 में। आप अजमेर जाओगे तो आपको एक झील दिखाई देगी, अजमेर सिटी के बीच में ही है। कौन सी झील है? आना सागर झील। इस आना सागर झील का निर्माण अरणोराज या आनाजी चौहान के द्वारा ये एक ही नाम है, अरणोराज या आनाजी चौहान ने करवाया था 1137 में। इस झील का निर्माण देखो, इन तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो तुर्कों को यहाँ पर काट दिया गया है ना। युद्ध में तुर्कों को काट दिया गया तो तुर्कों का खून बिखर गया था। साफ करने के लिए तुर्कों का खून चंद्रा नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया। उपाधि जयवरा की उपाधि दी गई। इनकी पुत्री जलन देवी का विवाह, ठीक है। उसके बाद देखो एक युद्ध हुआ था, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अरणोराज देखो, इनका एक युद्ध हुआ था चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ में। ये ध्यान रख लेना, चालुक्य शासक थे कुमारपाल, उनके साथ में इनका अरणोराज का एक युद्ध होता है कुमारपाल के साथ में। और इस युद्ध में क्या होता है साथियों? अरणोराज की पराजय हो जाती है, कुमारपाल इस युद्ध में विजय होते हैं। और उसके बाद में जब कुमारपाल के सामने अरणोराज हार जाते हैं तो अरणोराज अपनी पुत्री जलहन देवी का विवाह कुमारपाल के साथ करवाते हैं। किसके साथ में करवाते हैं साथियों? तभी वो बोलते हैं ना कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, इसमें सब कुछ जायज है ना। तो अपनी देखो पुत्री का बलिदान देना पड़ा, कुमारपाल के साथ में क्या करवाया? विवाह करवाया।
हाँ, यहाँ पर हम यही पढ़ रहे थे। पुत्री जलन देवी का विवाह करवाया कुमारपाल के साथ। किसके साथ में? कुमारपाल के साथ में। उसने पुष्कर में वरा मंदिर बनवाया, पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी देखो, अरुणराज या आनाजी चौहान की हत्या कर दी थी उसके पुत्र जगदेव ने। जगदेव ने क्या कर दी? आनाजी की हत्या कर दी। जगदेव को चौहानों का प्रथम पितरहंता कहा जाता है। पितरहंता, पिता का हत्यारा, किसको कहा जाता है? चौहानों का। जगदेव को कहा जाता है, ये आप ध्यान रख लेना। किसको कहा जाता है रे जीवड़ा? जगदेव को कहा जाता है। अब देखो, अगले शासक बनते हैं विग्रह चतुर्थ। जगदेव ध्यान रख लेना, पिता का हत्यारा था, पितरहंता। विग्रहराज चतुर्थ, उपनाम बिसल देव। अगली हेडिंग डालो, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। चौहानों का प्रथम शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली को जीतने वाला चौहानों का प्रथम शासक कौन था रे? विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव थे। ये आप ध्यान रख लेना। उतारो, देखें एक बार, उतार लो। तो बिसल देव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसने देखो, ये कुमारपाल, इसने कुमारपाल को देखो वापिस हराया था, कुमारपाल को हराया। इसकी बिसल देव की उपाधि कवि बांधव, कवि बांधव जो जानक ने दी थी इनको, कवि बांधव की उपाधि दी गई जानक के द्वारा। कंठ भारण की उपाधि दी गई, कंठ भारण। इसके दरबारी कवि कौन थे? सोमदेव। सोमदेव जिसने पुस्तक लिखी थी ललित विग्रहराज। ये देखो, पुस्तक कई बार पूछा जाता है, ललित विग्रहराज के लेखक कौन है? सोमदेव। तो ये सोमदेव विसल देव के दरबार में रहते थे। नरपति नाले, देखो नरपति नाले जिसने बिसल देव रासो लिखा, ग्रंथ लिखा था बिसल देव रासो। ये नरपति नाले इसी का दरबारी विद्वान था, कवि था। इनके शासनकाल को अजमेर के चौहानों का सवर्ण काल या क्लासिकल युग कहा जाता है। क्लासिकल युग या सवर्ण काल कहा जाता है अजमेर के चौहानों को। किसका काल? बिसल देव का काल अजमेर के चौहानों का सवर्ण काल कहलाता है। निर्माण कार्य की बात करें तो बिसलपुर बांध बनवाया। बिसलपुर बांध बिसल देव ने खुद के नाम पर बनवा लिया रे। बिसलपुर नगर बसे, जिसे वर्तमान में टोडा राय सिंह नगर कहते हैं। बिसलपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में बिसलपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में टोडा राय सिंह नगर कहा जाता है। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई। अजमेर में क्या बनवाई? संस्कृत पाठशाला देखो बनवाई, संस्कृत की, है ना, पाठशाला, पढ़ने वाली शाला। पहले पाठशाला होती थी पढ़ने के लिए, आजकल तो स्कूल है, स्कूल है, पता नहीं क्या क्या लपड़े है, हजारों लपड़े आदमी के जीवन में। उतारो, देखे एक बार। उतार लिया रे जीवड़ा, रो के उतार लिया करो ताकि समय ज्यादा खराब ना हो। चलो देखो, ये जो इन्होंने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी साथियों, बिसल देव ने, बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वा दिया, इस संस्कृत पाठशाला को। और यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का पंजाब सा पीर का उर्स मेला यहाँ पर लगता है। देखो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ये यहाँ पर देखो पहले संस्कृत की पाठशाला हुआ करती थी, है जहाँ लोग संस्कृत आके पढ़ते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। ये राजस्थान की पहली पहली मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद। 18 खंभों की है। कितनी है? 18 खंभों की है। इसका इंजीनियर कौन है? अब्बू बेकर। इसका इंजीनियर कौन था? अब्बू बेकर। विग्रहराज चतुर्थ ने हरकेली नामक नाटक लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक लिखा था हरकेली। यह हरकेली नाटक आधा साथियों 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों पर लिखा गया। आधा तो लिखा गया 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों पर, और आधा लिखा गया ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय की समाधि पर। ये ब्रिस्टल कहां पर है? इंग्लैंड में है। कहां पर है जीवड़ा? इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की समाधि पर लिखा गया आधा। ठीक है, हाँ, हरकेली नाटक। अगला शासक है साथियों सोमेश्वर चौहान।
विशलदेव के बाद हेडिंग डालो सोमेश्वर चौहान। इसके सामंत संत केमास ने आई छतरपुर दुर्ग नागौर का किला बनवाया। नागौर का किला किसने बनवाया था? संत केमास ने बनवाया था। ठीक है, ये सोमेश्वर चौहान का सामंत था। इसकी सोमेश्वर चौहान की पत्नी का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी क्या नाम था? कर्पूरी देवी। इसके पुत्र था, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और सोमेश्वर देखो, अब देखो ये सोमेश्वर चौहान, इसका युद्ध होता है साथियों भीम तृतीय के साथ में। किसके साथ होता है? भीम तृतीय के साथ में युद्ध होता है 1177 ईस्वी में। इस युद्ध में सोमेश्वर चौहान मारा जाता है। अजमेर का शासक सोमेश्वर चौहान भीम तृतीय के साथ युद्ध करता हुआ स्वाहा चलता है भाई दुनिया छोड़कर। युद्ध में सोमेश्वर युद्ध हुआ भीम तृतीय के साथ में, मारा जाता है 1177 में। यह हो गया भाई सोमेश्वर चौहान। उतार लो, उतार लो दोनों चीजें, काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। जो जरूरी चीजें हैं वही हम पढ़ रहे हैं, फालतू कचरा वचरा हटाओ रे, नौकरी नहीं लगती कचरा पढ़ने से। उतार लो आप एक बार। उतार लिया, चलो ये भी उतार लो। अगला अब देखो शासक बनेगा सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यहां से देखो एक सवाल पूछा ही जाता है। इसके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, जिसकी हत्या कर दी भीम तृतीय ने। अब क्या पृथ्वीराज चौहान अपने पिता के हत्यारे को छोड़ेगा क्या रे? नहीं छोड़ेगा। माता का नाम था कर्पूरी देवी। जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में अहिल्या पाटन गुजरात में। अहिल्या पाटन गुजरात में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या होता है? जन्म होता है। मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में 1177 में शासक बनता है। 1166 में मृत्यु हो गई, 1170 मात्र 11 वर्ष का देखो बच्चा क्या बना रहा है? राजा बन गया। क्योंकि पिता की क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। तो पीछे से राजा तो बनना था। इसकी देखो बच्चा था, तो इसकी जो संरक्षिका थी वो थी माता कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी ने पूरा कार्यभार संभाला। इसका प्रधानमंत्री था केमास। केमास प्रधानमंत्री था। पृथ्वीराज चौहान को उपाधि, क्या क्या उपाधि दी गई है? राय पिथोरा पूछा जाता है, राय पिथोरा। दल पुंगल, दल पुंगल का अर्थ है विश्व विजेता। विश्व विजेता, उस समय देखो सबसे शक्तिशाली शासक यही था पूरे हिंदुस्तान में, है ना, उत्तरी भारत में। तो ये इसकी उपाधियां हैं राय पिथोरा, दल पुंगल की। सबसे पहले देखो इसने राजा बनते ही नागार्जुन व भंडानक, जो चारावा जाति थी, जो सतलज मैदान पर कब्जा की हुई थी, इन जातियों का इसने क्या किया? दमन किया। सबसे पहले राजा बनते ही पृथ्वीराज ने क्या किया है? नागार्जुन और भंडानक, जो चारावा जातियां थी, इन सतलज नदी पर जिन्होंने कब्जा कर रखा था, इन जातियों को खदेड़ा, दमन किया। उतारो देखें एक बार, इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो होता क्या है साथियों, होता क्या है, एक चीज ध्यान रख लेना। दिल्ली का शासक था, उसका नाम था आनंगपाल तोमर। दिल्ली का शासक था आनंगपाल तोमर, ध्यान रख लेना साथियों। दिल्ली का शासक कौन है? आनंगपाल तोमर है। इस आनंगपाल तोमर के दो पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं? दो। एक पुत्री का नाम है चंद्रलेखा। एक का क्या नाम है? चंद्रलेखा। ठीक है। दूसरी पुत्री का नाम है कर्पूरी देवी। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या है? माता है। तो पृथ्वीराज चौहान के नाना जी कौन हुए? आनंगपाल तोमर हुए, जो दिल्ली के शासक थे। ध्यान रख लेना, आनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के क्या है? नाना जी है। ठीक है। कर्पूरी देवी इसके पुत्र हुआ, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अजमेर का क्या बनता है? शासक बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। इधर चंद्रलेखा, चंद्रलेखा के पुत्र हुआ जयचंद गढ़वाल। कौन हुआ रे भाई? जयचंद गढ़वाल। तो ये जयचंद गढ़वाल क्या हो गया? पृथ्वीराज जो है ये बनता है साथियों कन्नौज का शासक। किसका शासक बनता है? कन्नौज का। कन्नौज सबसे शक्तिशाली उस समय था, ये कन्नौज का शासक बनता है। अब देखो ये दोनों कर्पूरी देवी और चंद्रलेखा दोनों बहने हैं। दोनों क्या है भाई? बहने हैं।
ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, चंद्रलेखा मासी हो गई। तो ये मासी बेटा क्या हो गया, जयचंद गढ़वाल भाई हो गया, मासी बेटा भाई हो गया। अब देखो ये मासी बेटा भाई जयचंद है, ये कन्नौज का राजा है। अब होता है क्या है साथियों, कि इसकी पुत्री थी, इसकी पुत्री थी जयचंद की, यानी इसके भाई की पृथ्वीराज की, जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। इस संयोगिता का क्या होता है साथियों, स्वयंवर होता है। अरे महाराज की, कन्नौज की राजकुमारी है संयोगिता, तो बहुत बड़ा एक स्वयंवर रखा गया, इसका विवाह है, जिसमें स्वयंवर में क्या होता था, ये अपनी इच्छा से अपना वर चुन सकती थी। तो वहां पर कहते हैं कि जयचंद गढ़वाल ने क्या किया, इस पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया, कि इसको नहीं बुलाएंगे, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, बाकी सभी राजाओं को बुला लिया, बड़ा स्वयंवर रखा गया। और उसके बाद में हुआ क्या साथियों, संयोगिता आती है, संयोगिता क्या करती है साथियों, पृथ्वीराज से प्रेम करती है। गुरुजी अभी लव चलता है, प्रेम लव, लव मैरिज उस समय भी चलता था, अरे लव वो उस समय भी चलता था, तभी तो अभी चलता है ना, कोई नया थोड़ी है, तो पुरानी टाइम से चला आता चल रहा है भाई। अब देखो संयोगिता को प्रेम हो जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, बड़ा सुंदर बच्चा था, बहादुर था, है बड़ा बहादुर था, प्रेम हो जाता है और इसका स्वयंवर रच दिया जाता है। जयचंद बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अपने भाई से शादी नहीं करवा सकती, भाई हुआ भाई रिश्ते में, तो पृथ्वीराज से शादी नहीं करवाता है जयचंद, तो एक स्वयंवर रचता है, सभी राजा उपस्थित होते हैं। संयोगिता जाती है वरमाला लेकर, कि कोई मिले, पृथ्वीराज मिलेगा तो वरमाला पहनाऊंगी, लेकिन पृथ्वीराज कहीं मिलता ही नहीं है, पृथ्वीराज को बुलाया नहीं गया। लेकिन कहते हैं कि पृथ्वीराज वहां पर एक, पृथ्वीराज की अपमान करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए पृथ्वीराज का एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है गेट के ऊपर। संयोगिता क्या करती है साथियों, उस पुतले के माला डाल देती है पृथ्वीराज की। उसी समय बाद में वहां पर पृथ्वीराज आता है, संयोगिता को यहाँ से स्वयंवर से उठा कर लेके चला जाता है और इसके साथ में गंधर्व विवाह करता है। क्या कर लेता है, गंधर्व विवाह में लव मैरिज कर लेता है। ठीक है, तो उस समय जयचंद की और पृथ्वीराज की क्या हो गई, दोनों भाइयों की, मासी मासी बेटा भाई, इनमें क्या हो गई रे, मौसेरे भाई थे, उनमें दुश्मनी हो गई, दोनों में क्या हो गई, शत्रुता पैदा हो जाती है। यहां से देखो रे, यहां पर देखो, तो यहाँ पर देखो संयोगिता का स्वयंवर होता है, मुख्य द्वार पर पृथ्वीराज तृतीय की लोहे की मूर्ति रखी जाती है, परंतु संयोगिता मूर्ति में वरमाला वरमाला डाल देती है। पृथ्वीराज चौहान ने छापामार गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, छापामार, पृथ्वीराज चौहान ने छापामार गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, क्योंकि इसके बाद स्थायी रूप से भारत पर मुस्लिम सत्ता काबिल हो गई। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं। अब साथियों होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान की हम बात करें सैन्य अभियान की, ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सैन्य अभियान। इधर देखो पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा, और इधर एक चंदेल शासक है जिसका नाम है परमर्दी देव। क्या है, परमर्दी देव, परमर्दी देव चंदेल के शासक। ठीक है, इनके सेनापति, इनके जो सेनापति थे परमर्दी देव के, उद्दा और आला, क्या नाम थे, उद्दा। आप देखना उद्दा और आला की कावते काफी प्रसिद्ध है। अरे उद्दा और आला कोई मामूली सेनापति नहीं थे, दोनों भाई थे सगे, बड़े वीर थे, हैं। परमर्दी देव के सेनापति उद्दा और आला, इनके ऊपर चंदेल शासक परमर्दी देव के ऊपर आक्रमण करते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक युद्ध होता है साथियों, महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध, 1182 में। कौन सा युद्ध होता है, महोबा का युद्ध, तुमुल का युद्ध। 1182 में पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करते हैं परमर्दी देव के ऊपर। उद्दा और आला को बुलाया जाता है कि पृथ्वीराज ने आक्रमण कर दिया, उद्दा आला दोनों आते हैं, सेना लेकर जाते हैं, घमासान खतरनाक युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विशाल सेना के सामने उद्दा और आला लंबे समय तक युद्ध करते हैं साथियों। लेकिन हुआ क्या, ये रहा, ये पृथ्वीराज चौहान ये बड़ा चालाक था रहा है, ये क्या करता है साथियों, ये युद्ध रात में लड़ता है, रात को आक्रमण कर देता है, युद्ध रात्रिकालीन होता है, घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में उद्दा और आला भयंकर लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं, और यहाँ पर विजय किसकी होती है, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान का पिता का हत्यारा भीम, भीम, इस भीम के ऊपर भी क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं पृथ्वीराज चौहान। युद्ध होता है 1184 में नागौर का। इस युद्ध में सेनापति थे भीम द्वितीय के सेनापति थे जगदेव प्रतिहार। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय होती है। तो ये दोनों युद्ध आप लिख लो, यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
महोबा का या तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ। परमर्दी देव को हराया। चंदेल शासकों उद्दा और आला सेनापति थे। ठीक है, रात्रि में रात को लड़ा गया था युद्ध। फिर पृथ्वीराज चौहान ने नागौर का युद्ध लड़ा 1184 में, जिसमें भीम द्वितीय को पराजित किया। ठीक है, तो संयोगिता का क्या कर लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान अपहरण कर लेते हैं और उसके साथ में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं पहले। इधर देखो अब क्या होता है साथियों, अब जयचंद, जयचंद की पुत्री संयोगिता, जिसका अपहरण कर लिया, उठा के ले गया पृथ्वीराज चौहान, शादी कर ली है। अब क्या करे, अरे जयचंद बोला रे बदला लूंगा। जयचंद मोहम्मद गौरी को बोलता है, मोहम्मद गौरी विदेशी था, मोहम्मद गौरी आता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों सेना लेकर जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के पास में, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। कब हुआ था, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है साथियों। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और उसका पुत्र भी था साथ में, गोविंदराज। ठीक है, तो गोविंदराज क्या करता है साथियों, इस युद्ध में भाले से वार करता है, भाले से वार करता है, मोहम्मद गौरी के दांत टूट जाते हैं। क्या टूट जाते हैं भाई, दांत टूट जाते हैं मोहम्मद गौरी के। हैं, मोहम्मद गौरी कह रहा है जयचंद कहां पर लेके आ गया रे, मरवा दिया रे। तो यहां से ये भाग जाते हैं जयचंद और मोहम्मद गौरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। तो ये उतारो पहला तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय होती है। जयचंद और मोहम्मद गौरी दोनों की सेना आती है, ये क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है तराइन का। तराइन का दूसरा युद्ध ये कब हुआ, 1192 एक साल बाद 1192 में हुआ, जहां पर जयचंद साथ में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम यानी इसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गुलाम वंश की स्थापना करता है बाद में। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है साथ में, गौरी कहते बोलता मैं नहीं जाऊंगा, गौरी नहीं जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है ना 1192। पृथ्वीराज चौहान ठीक है इधर सेना लेकर जाते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है साथियों, मोहम्मद गौरी की विजय होती है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है, विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। ये देखो साथियों, युद्ध इसमें निश्चित तौर से पृथ्वीराज चौहान की जीत होती, लेकिन होता है क्या है कि जब रात्रिकालीन जब दोनों सेनाओं ने पड़ाव डाल रखा था, दोनों सेना रात्रिकालीन में जब सेना विश्राम कर रही थी, तो उस समय कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने धोखे से सुबह के समय, सुबह लगभग 4 बजे हैं, जब इनके सैनिक सारे सोच के लिए जा रहे थे, उस समय सुबह 4 बजे मोहम्मद गौरी की सेना क्या करती है, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना का पड़ाव था उसके ऊपर आक्रमण करती है धोखे से, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं धोखे से। फिर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सिरसा हरियाणा के अंदर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इनका जो स्मारक है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, मकबरा है वो अफगानिस्तान में बना हुआ है। ये साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय अंतिम हिंदू सम्राट है, इन अंतिम हिंदू सम्राट थे। फिर मोहम्मद गौरी क्या करता है साथियों, ये जो जयचंद था दुश्मन, घर का ही दुश्मन, इस जयचंद के ऊपर भी मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है, और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इस युद्ध में जयचंद भी मारा जाता है, जयचंद को भी क्या कर देता है, मोहम्मद गौरी मार देता है। ये बोलता है तू तेरे भाई का ही नहीं हुआ रे, मेरा थोड़ी होगा, तो जयचंद को भी मार देता है। तो ये दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या होती है भाई, विजय होती है। हाँ, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था तराइन का, क्योंकि इसके बाद स्थायी रूप से भारत में मुस्लिम सत्ता काबिल हो गई थी। गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आया था, ध्यान रख लेना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे 1192 में, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था उस समय आ गया था। इनकी कार्यस्थली कहां पर है, अजमेर में, अजमेर दरगाह का निर्माण करवाया था बाद में गयासुद्दीन खिलजी ने। नोट चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गौर प्रदेश अफगानिस्तान अफगानिस्तान ले जाता है। चंद्र बरदाई ये भी देखो, इसका मोहम्मद गौरी का कविता ये भी साथ में ही था। ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में लिखता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को गौर प्रदेश अफगानिस्तान ले गया। चंद्र बरदाई अफगानिस्तान जाता है, चंद्र बरदाई भी अफगानिस्तान जाता है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के साथ में, और पृथ्वी की शब्द भेदी नाम की कला से गौरी को अवगत करवाता है। कहते हैं कि साथियों इस युद्ध में हुआ क्या था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मोहम्मद गौरी बंदी बना लेता है,
बाद में अफगानिस्तान ले जाता है ना, अफगानिस्तान ले जाता है। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें बहुत बड़ी थी, आंखें बहुत खतरनाक थी। तो मोहम्मद गौरी कहता है इनके सैनिकों को, कह रहे मेरे सामने देखता है, नजर मिलाता है, मैं इतना बड़ा सुल्तान हूँ, बादशाह हूँ, इसलिए इसकी आंखें फोड़ दी जाए। तो पृथ्वीराज चौहान तरतीय की आंखें फोड़ दी जाती है। आंखें फोड़ने के बाद में ये चंद्रबरदाई बोलता है, ये चंद्रबरदाई इस जो इसका ग्रंथ है साथियों, पृथ्वीराज रासो, इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रबरदाई ये भी कवि था, ये साथ में जाता है, पीछे जाता है और मोहम्मद गौरी को बोलता है कि सुल्तान आपने आंखें फोड़ दी, लेकिन पृथ्वीराज जो चौहान है ये शब्द भेड़ी भेदी बाण चला देते हैं, यानी कि आंखें फोड़ दी गई है फिर भी ये बाण चला देंगे और इनका निशाना चूकेगा नहीं। तो उसके बाद में ये इसको पृथ्वीराज चौहान को इस शब्द भेदी नाम की जो कला है इसको गौरी को अवगत करवाता है, बताता है इसके बारे में। और चंद्रबरदाई, तो उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को धनुष और बाण दिया जाता है और बोलता है, मोहम्मद गौरी बोलता है कि निशाना साधने के लिए। तो उस समय चंद्रबरदाई दोहा बोलता है, चंद्रबरदाई एक दोहा बोलता है। क्या दोहा है? ये दोहा काफी प्रसिद्ध है। चंद्रबरदाई दोहा बोलता है कि चार बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूकी रे चौहान। ये देखो कावत काफी प्रसिद्ध है। तो ये कहावत बोलता है साथियों चंद्रबरदाई। और इसके पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई, उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और हाथ में बाण दे दिया जाता है, धनुष बाण। तो उसी समय पृथ्वीराज निशाना बांधते हैं और इस कहावत के अनुसार वो चंद्रबरदाई जो सुल्तान था मोहम्मद गौरी, उसकी स्थिति बता देते हैं कि मोहम्मद गौरी कहां पर बैठा है, कि 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान, वहां ऊपर इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है। तो तभी पृथ्वीराज निशाना साधते हैं और बाण है वो मोहम्मद गौरी के सिर में जाकर लगता है और मोहम्मद गौरी की भी वहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बाद में चंद्रबरदाई क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान को, दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। से गौरी की ऊंचाई का पता लगाकर पद्धति से गौरी की क्या कर देते हैं, पृथ्वीराज हत्या कर देते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वी को मारकर स्वयं भी आत्महत्या कर लेते हैं, खुद आत्महत्या कर लेते हैं, पृथ्वीराज को भी मार देते हैं क्योंकि आंखें पहले फूट गई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में दमियत नामक स्थान में खोकर जाटों के द्वारा की गई। ये तो देखो मोहम्मद गौरी की बात है चंद्रबरदाई के अनुसार, लेकिन बाकी जो इतिहास हम पढ़ते हैं उसमें ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद गौरी की उसमें हत्या नहीं हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी। बाद में खोकर जाटू ने है वो मोहम्मद गौरी की हत्या की थी 1206 में। पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने अजमेर से भगा दिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान का बेटा था गोविंदराज, इसको पृथ्वीराज का भाई था हरिराज, ये इसे अजमेर से भगा देता है। गोविंदराज क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद से पुनः हरिराज को पराजित करता है और अजमेर पर अधिकार करता है। उसके बाद में गोविंदराज है वो रणथंबोर चला जाता है। कहाँ चला जाता है साथियों, रणथंबोर, सवाई माधोपुर। तो उतारो एक बार आप ये, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूकी चौहान। ये कहावत बोली थी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और इसी आधार पर निशाना बांधा गया मोहम्मद गौरी के ऊपर। अगला देखो, अब देखो यहां पर जो आप ध्यान रख लेना, रणथंबोर में गोविंदराज क्या करता है साथियों, गोविंदराज रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करता है, चौहान वंश की स्थापना करता है गोविंदराज, चौहान वंश की स्थापना करता है रणथंबोर में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में। हाँ तो उतारो, रणथंबोर में चौहान वंश का संस्थापक, आगे लिखो रण रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की साथियों, तो ध्यान रख लेना गोविंदराज करता है। कौन करता है, पृथ्वीराज का पुत्र गोविंदराज क्या करता है भाई, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना करता है।
उसके बाद में रणथंभौर पर आक्रमण होता है। वालन अगला शासक बनता है, वालन इसके ऊपर आक्रमण करता है इल्तुतमिश रणथंभौर के ऊपर। बाद में अगला शासक बनता है रणथंभौर का वाघ भट्ट, ठीक है। हाँ, तो ये रणथंभौर रजिया सुल्तान से वापिस जीत लेता है। रजिया सुल्तान एकमात्र मुस्लिम सुल्तान बनी थी, मुस्लिम दिल्ली की शासक। तो रजिया सुल्तान से वाघ भट्ट वापिस रणथंभौर है वो जीत लेता है। हाँ, इल्तुतमिश आक्रमण करता है रणथंभौर पर, वालन के ऊपर। अगला शासक बना था गोविंद राज के बाद वालन, फिर वाघ। ये रणथंभौर का इतिहास हम शुरू कर चुके हैं, ध्यान रख लेना। रणथंभौर का इतिहास हम शुरू, रणथंभौर में जो चौहान अजमेर के चौहान वंशों का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। अब जो रणथंभौर है, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, ठीक है। तो वहां के चौहानों का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लेना आप। यहाँ के देखो रणथंभौर के सवाई माधोपुर, यहाँ पर जो अगले शासक बनते हैं राजा हमीर। कौन बनते हैं भाई? राजा हमीर, जिसके पिता का नाम था जैतर सिंह। क्या नाम था? जैतर सिंह। माता का नाम था हीरा देवी, पत्नी का नाम था रानी रंगा देवी, रंगा देवी। पुत्री का नाम था देवल देव। उपाधियां, हमीर की उपाधियां हटी राजा, ये हटी राजा थे, हट कर लेते थे। सिंह सवन सतपुरुष वचन कहा जाता है। कदलन फलन एक बार, हमीर हट तीरिये तेल चढ़े ने दूजी बार। ये देखो एक कहावत प्रसिद्ध है हमीर के बारे में, है ना, कि कदलन फलन एक बार, हमीर हट तीरिया तेल चढ़े ने दूजी। एक बार देखो, जब शादी होती है ना, एक बार जब तेल चढ़ जाता है उसके बाद में तेल वापस उतरता नहीं है, शादी करवानी ही पड़ती है। वैसे ही हमीर थे, हमीर एक बार कोई हट पकड़ लेता था ना, तो उसके बाद में वो हट पूरी करते थे। हटी राजा कहते हैं हमीर को। 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है, शाकंभरी नरेश इन्हें कहा जाता है ना। स्रोत हमीर रासो, हमीर रासो ये ग्रंथ लिखा था जोधराज ने। हमीर रासो ग्रंथ किसने लिखा? जोधराज ने। हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। और हमीर बंधन लिखा था अमृत कैलाश ने। ये ध्यान रख लेना। हमीर स्रोत देखो, हमीर रासो ग्रंथ लिखा गया जोधराज के द्वारा। हमीर महाकाव्य ग्रंथ लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। हमीर बंधन लिखा था अमृत कैलाश ने। उतारो हमीर के बारे में। रणथंभौर के शासक है, अजमेर के नहीं, रणथंभौर का शुरू हो चुका है। हाँ, यहां से देखो स्थापना की थी ना पीछे। गोविंद राज ने स्थापना की थी रणथंभौर में चौहान वंश की। अब देखो, अब साथियों, राजा हमीर, राजा हमीर रणथंभौर के शासक थे। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है साथियों? रणथंभौर पर आक्रमण करता है। रणथंभौर दुर्ग के ऊपर क्या करता है? आक्रमण करता है। 1291 में और 1292 में 2 बार आक्रमण करता है। कितनी बार? 2 बार। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को नहीं जीत पाता है। इस युद्ध में जलालुद्दीन का जो सेनापति था वो था उल्गू खां और नुसरत खां, ठीक है। ये नहीं जीत पाता है। उतारो एक बार, आप इतना नोट करो। तो जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ये नहीं है। तो राजा हमीर पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने 1191 और 92 में, लेकिन ये असफल रहा। यहाँ पर देखो, जलालुद्दीन खिलजी जब रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाता है तो एक कहावत बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। क्या बोलता है जलालुद्दीन खिलजी? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन साथियों किसका है? ध्यान रख लेना, जलालुद्दीन खिलजी का है। जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है हमीर के ऊपर रणथंभौर दुर्ग पर, देखो रणथंभौर दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं था। ये बिल्कुल सुरक्षित था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, चारों तरफ कंटीली झाड़ियां थी। यानी कि ये दुर्ग पास में आने पर दिखता भी नहीं था। यदि बिल्कुल पास में जाओगे ना तब जाके दिखेगा, दूर से तो पता ही नहीं चलता था। तो इस दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाता है।
बोलता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ, ये कथन कहता है जलालुद्दीन खिलजी, और वापस दिल्ली चला जाता है, नहीं जीत पाता है। ठीक है, हाँ, ये राजा अमीर के ऊपर आक्रमण होता है। उसके बाद में देखो आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन करता है साथियों? जलालुद्दीन खिलजी के बाद में दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। कौन बनता है भाई? अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, इसने देखो रणथंबोर दुर्ग पर 1 वर्ष तक घेराव किया था। कितने टाइम तक? 1 वर्ष तक रणथंबोर दुर्ग पर घेराव किया, घेरा डाले हुए रहा। ठीक है, कब? 1300 से लेकर 1301 तक, 1300 से लेकर सन 1301 तक अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। एक इधर देखो शासक कौन है? हमीर। रणथंबोर दुर्ग पर शासक कौन है? हमीर। और इधर है एक अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है साथियों? इसका जो सेनापति है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, सेनापति कौन है? तो ध्यान रख लेना, इसका सेनापति है उल्गू खां। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन है? उल्गू खां। ठीक है, दूसरा सेनापति है इसका नुसरत खां। ये दोनों सेना लेकर आते हैं, ये दोनों क्या करते हैं भाई? अटैक करते हैं, उल्गू खां और नुसरत खां। इधर देखो जो रणथंबोर दुर्ग है, राजा हमीर है, इनके सेनापति कौन है? भीम सिंह और धर्म सिंह। कौन है? भीम सिंह और धर्म सिंह। ये दोनों क्या है भाई? सेनापति है राजा हमीर के। ठीक है, ये दोनों हमीर के क्या है? बड़े ही वीर और बहादुर सेनापति थे, है ना। हाँ, अब यहां पर साथियों, जब अलाउद्दीन खिलजी बार इसने 1300 सन 1300 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग का जब अलाउद्दीन खिलजी घेराव करता है, तो भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों सेना लेकर जाते हैं। तो ये आक्रमण करते हैं, तो उल्गू खां क्या करता है? भाग जाता है। उल्गू खां क्या करता है साथियों? हाँ, ये भाग जाता है जान बचाकर। और जो नुसरत खां है, ये मारा जाता है। ये क्या करता है? मारा जाता है। युद्ध होता है इनके बीच में, जहां पर भीम सिंह और धर्म सिंह अटैक करते हैं। अब देखो भीम सिंह क्या करता है साथियों? ये उल्गू खां तो भाग जाता है जान बचाकर, और नुसरत खां युद्ध में मारा जाता है। इनके बीच में युद्ध होता है, लेकिन उसके बाद में भीम सिंह जीतने की खुशी मनाता है, दारू वारू पीता है, मौज मस्ती करता है। भीम सिंह कह रहा है हम युद्ध जीत गए। ये तो देखो बाहर ही खड़ा था, दुर्ग के बाहर ही। धर्म सिंह क्या करता है? ये दुर्ग में लौट आता है। ये क्या करता है? दुर्ग में वापिस दुर्ग में लौट के आ जाता है, और बोलता है राजा हमीर को, राजा हमीर को बोलता है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, उल्गू खां भाग गया है और नुसरत खां मारा गया है। लेकिन अब इस बात का पता उल्गू खां को चल जाता है। उल्गू खां को पता चलता है कि भाई धर्म सिंह तो वापिस दुर्ग में चला गया है, और पीछे भीम सिंह अकेला ही बाहर है, ये दुर्ग के बाहर था। तो उस समय कहते हैं कि उल्गू खां क्या करता है साथियों? वापिस आक्रमण कर देता है। ये क्या कर देता है? पुनः आक्रमण कर देता है भीम सिंह के ऊपर। अब भीम सिंह मारा जाता है, भीम सिंह मारा जाता है। इस चीज का पता चलता है राजा हमीर को कि भाई धर्म सिंह है, इसकी गलती की वजह से भीम सिंह मारा गया, क्योंकि ये वहां रुकता है, बाहर रुक जाता भीम सिंह के साथ में, तो ये मारा नहीं जाता अकेला। तो इसने धर्म सिंह की वजह से हुआ है। तो उसके बाद में हमीर क्या करते हैं? इस धर्म सिंह को अंधा करवा देते हैं। धर्म सिंह को क्या करवा दिया? अंधा करवा देते हैं, है ना। दोनों आंखें फोड़ दी जाती है इसकी। अब धर्म सिंह और भीम सिंह दोनों से, भीम सिंह तो पहले ही मारा गया उल्गू खां के साथ युद्ध करता हुआ, और धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। अब साथियों क्या हो गई भाई? गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ हो गई। अब आगे एक देखो युद्ध होगा। इस युद्ध में क्या होगा रे? अब आगे भयंकर युद्ध होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? अब हमीर क्या करता है साथियों? राजा हमीर ये नए सेनापति बनाता है, एक रणमल को, एक रत्तीपाल। ये दो नए सेनापति नियुक्त करता है। ये रणमल और रत्तीपाल ये क्या करता है साथियों? अलाउद्दीन खिलजी। अब इस चीज का पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को। अब ये रणमल और रत्तीपाल दोनों साथियों अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाते हैं। ये दोनों रिश्वत ले लेते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में मिल जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के सारे रास्ते बता देते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के सारे रास्ते कौन बता देते हैं? रणमल और रत्तीपाल। अब होता है क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है। दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब युद्ध कौन करेंगे? हमीर करता है, राजा हमीर युद्ध करता है और युद्ध करता हुआ मारा जाता है, युद्ध करता हुआ मारा जाता है। पीछे से इनकी राजा हमीर की जो पत्नी थी रंगा देवी, ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और साथ में इसकी पुत्री देवल दे, ये भी जोहर कर लेती है। इन्होंने पद्मा तालाब में कूदकर जोहर किया था, जल जोहर किया था। ये जल में कूद गई थी, आग जलाने जितना टाइम नहीं था भाई, पहले आग की लकड़ियां जलाई जाती थी, है ना। तो इनको पता नहीं था कि भाई रणमल और रत्तीपाल दोनों सेनापति धोखा करेंगे। ये सेनापति धोखा दे देते हैं। अचानक सेना को दुर्ग के रास्ते बता दिए जाते हैं, गुप्त रास्ते। सेना अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर अचानक युद्ध होता है, पता चलता है तो, है ना। तो इस युद्ध में राजा हमीर तो मारे जाते हैं और रंगा देवी और इसकी पुतनी पुत्री देवल दे, ये दोनों जल जोर कर पद्मा तालाब में कूदकर क्या करती है? अपने स्वाभिमान को बचा लेती है। तो ये राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था, ध्यान रख लेना। या रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा, रणथंभौर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1301 में। कब हुआ था? 1301 में, जहां पर जल जोर किया गया। यहां से देखो साथियों, हमीर दिग्विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यज्ञ करवाता है ना, कोटीय यज्ञ, जिसमें मौन व्रत रखता है। लेकिन उल्गू खां और भीम सिंह पर पुनः आक्रमण कर देता है, जिसमें भीम सिंह मारा जाता है। उल्गू खां ने जाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? जाइन दुर्ग को कहते हैं, है ना। इस जाइन दुर्ग पर उल्गू का क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है ना। हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु का कारण धर्म सिंह को माना और उसको अंधा करवा दिया, सेनापति को। ये दोनों देखो बड़े वीर सैनिक थे, सेनापति थे, लेकिन उनको, है ना, ये दोनों सेनापति मर जाते हैं। हमीर ने युद्ध किया और हमीर मारा गया। रंगा देवी और बेटी देवल दे ने जल जोर किया पद्मा तालाब में कूदकर। रणथंभौर में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ 1301 में। तो ये प्रथम शाखा हुआ था। उतार लो, आपके समझ में तो वैसे ही आ गया, उतार लो भी एक बार। अब देखते हैं हमीर के निर्माण कार्य। राजा हमीर ने क्या क्या निर्माण कार्य कराया? अपने पिता जेतर सिंह की छतरी बनाई 32 खंभों की। 32 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों? तो ध्यान रख लेना, रणथंभौर दुर्ग में है 32 खंभों की छतरी, जो जेतर सिंह की याद में बनाई थी। इसे न्याय की छतरी कहते हैं। यहाँ पर बैठ के राजा हमीर न्याय करते थे। इसे शिवलिंग की छतरी भी कहते हैं। यहाँ बैठकर राजा हमीर न्याय करता था, ठीक है। इसके अलावा सुपारी महल बनवाया। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है, महल है जहाँ मंदिर और मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थल है, तीनों स्थित है। ध्यान रख लेना, रणथंभौर दुर्ग में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों देखने को मिलते हैं। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश का मंदिर बनवाया, सवाई माधोपुर में है ना। यहाँ शादी का पहला कार्ड भेजा जाता है, शादी का पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भेजा जाता है। कुत्ते की छतरी, कुत्ते की छतरी भी रणथंभौर दुर्ग में, ध्यान रख लेना। अब देखो, ये हो गया भाई अपना हमीर तक का रणथंभौर के चौहानों का इतिहास। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। अगले हम पढ़ेंगे जालोर का इतिहास। किसका इतिहास? जालोर के चौहानों का इतिहास। ये पाली के नाडोल चौहानों की एक शाखा है, पाली के नाडोल चौहानों की शाखा है। जालोर में बात करें तो यहाँ के जो संस्थापक है वो है कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने 1181 में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी, कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। तो उतारो एक बार आप। कीर्तिपाल चौहान के द्वारा जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई। कीर्तिपाल चौहान की उपाधि है कीतु ए महान राजा। क्या है? कीतु ए महान राजा। ये किसने दी? मुणोत नैन सिंह ने। उपनाम मुणोत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है और मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अगले शासक बनते हैं साथियों कानड़ देव चौहान। पहले हमने पढ़ा कीर्तिपाल चौहान, जिनको चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है, कीर्तिपाल चौहान को। दूसरे जो शासक है जालोर के, वो है कानड़ देव चौहान। 1305 ईस्वी में शासक बनते हैं। ये जानकारी कानड़ देव प्रबंध में मिलती है, पद्म नाभ के द्वारा लिखा गया कानड़ देव प्रबंध। अब देखो,
अब साथियों शासक कौन है जालोर के? जालोर के शासक है कानड़ देव। कौन है? कानड़ देव। दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। अब साथियों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक है, इसका सेनापति उल्गू खां। सेनापति कौन है? उल्गू खां। इस उल्गू खां को जाना था साथियों गुजरात। कहां पर जाना था? गुजरात। तो ये अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाता है, और गुजरात जाता है मेवाड़ के रास्ते, और गुजरात जाता है और सोमनाथ का जो मंदिर था इस मंदिर को लूटता है। यहाँ पर इसको बहुत सारा सोना मिलता है, और यहाँ से जब ये वापस आ रहा था तो जालोर के रास्ते आ रहा था अलाउद्दीन खिलजी। उल्गू खां कहाँ से आ रहा था? जालोर के रास्ते। तो इस कानड़देव चौहान का सेनापति था जेता देवड़ा। ये क्या करता है? उल्गू खां को जालोर में लूट लेता है और इस रास्ते से जाने नहीं देता है। तो इससे क्या होगा? उल्गू खां शिकायत लेकर जाता है, जान बचाकर भागता है, और अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर बोलता है कि भाई मेरे साथ में तो जालोर के कानड़देव का सेनापति जेता देवड़ा, उसने सोना वोना सारा लूट लिया और वहां से मुझे आने नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आया हूं। तो इससे क्या होगा साथियों? अलाउद्दीन खिलजी नाराज होगा। अरे नाराज होगा या नहीं होगा? होगा साहब। अब देखो होता है क्या है। अब साथियों यहां पर सेना लेकर आता है, कौन आता है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम है कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग आता है, लेकिन कानड़देव चौहान क्या कर लेते हैं साथियों? संधि कर लेते हैं कि रे मारो मत रहे, मारो मत जीवड़ा, छोड़ दो। 1305 में क्या हो जाती है? कमालुद्दीन गुर्ग के साथ में संधि हो जाती है। ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब संधि हो गई। इस संधि के तहत यह शर्त रखी गई कि भाई कानड़देव चौहान, तेरा बेटा वीरमदेव, तेरा बेटा राजकुमार वीरमदेव शाही दरबार में रहेगा, दिल्ली दरबार में रहेगा, सेवा करेगा। तो इसको वीरमदेव को भेज दिया जाता है दिल्ली दरबार में। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी जिसका नाम था फिरोजा। अब फिरोजा को वीरमदेव के साथ से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है, वीरमदेव से प्रेम हो जाता है भाई। क्योंकि वीरमदेव देखो ये बहुत ही सुंदर लड़का था, बड़ा स्मार्ट था रे, गोरा चिट्टा पतला सा लड़का था वीरमदेव। वीरमदेव चला गया भाई दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। वहां अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा से क्या हो जाता है? फिरोजा को वीरमदेव से प्यार हो जाता है। वीरमदेव क्यों रे मरवाया, जालोर में कहीं कमी की रे छोरिया की, अटार रामायण कर दी। वीरमदेव बोलता है या फिरोजा मुझे माफ कर दे, पहले तो इसके लड़ा लेता है, बाद में क्या हो जाती है? समस्या हो जाती है। फिरोजा थोड़ी परेशान रहती है, क्योंकि वीरमदेव शादी करने से मना कर देता है। प्यार किया लेकिन शादी करने से मना कर दिया, तो अब दिक्कत हो गई। फिरोजा को अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा रे क्या हुआ फिरोजा, इतनी उदास क्यों है? फिरोजा बोली कि मैं तो वीरमदेव से शादी करूंगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है क्यों चिंता करती है, अभी करवा देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोला इरा वीरमदेव। वीरमदेव डरता डरता जाता है कि कहीं सा कि फिरोजा के साथ तेरा विवाह करवाएंगे। अब मना भी नहीं कर सकता, मना किया तो मारा जाएगा बेचारा। अब वीरमदेव का विवाह हो जाता है फिरोजा के साथ। फिरोजा के साथ में क्या हो जाती है भाई? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी के साथ में शादी हो जाती है वीरमदेव की। अब वीरमदेव थोड़ा दिन तो रहता है, अरे 1-2 महीना तो वहां निकालता है, उसके बाद में जान बचाकर वहां से भागकर आ जाता है। वीरमदेव जान बचाकर भाग के आ जाता है जालोर में। फिरोजा से पीछा छुड़ाकर कहाँ आ जाता है? जालोर आ जाता है। अब फिरोजा को पता चला वीरमदेव तो भाग गया रात को ही। अब फिरोजा सेना लेकर आती है, फिरोजा सेना लेकर आती है जालोर, और वीरमदेव जी से मिलती है, रह रहा पतिदेव आया कि हमने छोड़। वीरमदेव बड़ी मुश्किल से, उसके बाद में इसका पिता कानड़ देव ये काफी समझाता है फिरोजा को। फिरोजा वापस दिल्ली चली जाती है। उसके बाद में वापस चली जाती है और बोलती है अपनी धाई माँ गुल विसप को बोलती है कि भाई वीरमदेव तो वापस नहीं आएगा, उसने तो आने से मना कर दिया है। तो इसकी धाई माँ के पास जाके रोती है फिरोजा। तो ये काफी नाराज होती है, ये सेना लेकर आती है जालोर। है ये आकर बोलती है वीरमदेव को कि रे चल दिल्ली चल। वीरमदेव कहता है मैं नहीं चलूंगा। तो ये वीरमदेव का सिर काट देती है। क्या काट देती है भाई? वीरमदेव की गर्दन काट के साथ में दिल्ली ले जाती है। गर्दन काट के कहाँ ले जाती है? दिल्ली। अब दिल्ली ले गया, दिल्ली लेके गई और जाके फिरोजा को कहा वो तो नहीं आया, देख उसकी गर्दन लेके आ गई। तो फिरोजा नाराज होती है, रोने लगती है कि रे मेरे पति की गर्दन काट दी रहा है। फिरोजा बाद में इसका क्या करती है? अंतिम संस्कार करती है साथियों। फिरोजा अंतिम संस्कार करती है, और बाद में यमुना नदी में कूदकर फिरोजा आत्महत्या कर लेती है। वे वीरमदेव के बिना फिरोजा क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। यह है भाई वीरमदेव फिरोजा की लव स्टोरी। ठीक है, समझ में आ गई रे? अब देखो आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा रे?
आगे अब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, अलाउद्दीन खिलजी को पता चला रहे लव के चक्कर में पूरी गड़बड़ हो गई है, फिरोजा तो आत्महत्या कर ली, पावना विरमदेव जी भी कौन रिया। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, आक्रमण करेगा जालोर के ऊपर। क्या करेगा भाई, आक्रमण करेगा, अब छोड़ेगा नहीं। अब देखो इधर अलाउद्दीन खिलजी उसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग सेना लेकर आता है, जालोर की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में आ जाता है सातू सिवाना। सिवाना दुर्ग ये बाड़मेर में है। कहां पर है, बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग को कहा जाता है साथियों जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। तो बीच में सिवाना आ गया। सिवाना का शासक था सातलदेव चौहान। सिवाना का शासक कौन है, सातलदेव चौहान। तो पहले कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है साथियों, सिवाना पर आक्रमण करता है 1308 में। 1308 में सिवाना पर आक्रमण करता है। उस समय यहाँ का सातलदेव चौहान शासक था, इसका सेनापति था बादला। सेनापति कौन था, बादला। ये कमालुद्दीन गुर्ग क्या करता है, बादला को अपनी ओर मिला लेता है, बादला को रिश्वत दे देता है। ये बादला क्या करता है साथियों, जो सिवाना दुर्ग के जो जलकुंड था जहां पर पानी की व्यवस्था थी, उसमें गाय का रक्त और मांस मिला देता है, जिससे पानी दूषित हो जाता है। फिर क्या होता है साथियों, उसके बाद में गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद में जब पानी की कमी हो जाती है दुर्ग में, तो दुर्ग के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यहाँ पर युद्ध होता है, जहां पर सातलदेव चौहान युद्ध करता हुआ शहीद हो जाता है, केसरिया धारण करता है और मारा जाता है। और इसकी जो पत्नी थी मेणा दे, वो जोर करती है। क्या करती है, जोर। ये सिवाना का प्रथम शाखा है भाई, सिवाना दुर्ग का शाखा हुआ। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर देता है। सिवाना का नाम बदलकर क्या कर देता है, खैराबाद कर देता है। उतारो। उतार लो भाई। साथियों ध्यान रख लेना, सिवाना दुर्ग बाड़मेर ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है, सिवाना दुर्ग। हाँ, इसकी स्थापना की थी वीर नारायण पंवार ने। सिवाना दुर्ग को राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है, राठौड़ों की संकटकालीन राजधानी, जालोर दुर्ग की कुंजी या चाबी कहा जाता है। ठीक है, चलो। अब यहां पर देखो कमालुद्दीन गुर्ग कहां जाएगा, अब जाएगा जालोर दुर्ग में। कब जाएगा, 1311 में, ध्यान रख लेना। 1308 में वहां पर सिवाना, 1311 में जालोर। जालोर के शासक कौन है, कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान है। यहाँ के सेनापति है दैया बीका। सेनापति कौन है भाई, जालोर के दैया बीका। ये देखो कमालुद्दीन गुर्ग बहुत चतुर था, उसने देखो रणथंभौर दुर्ग में वही काम किया, सेनापति को अपनी ओर मिला लिया, धोखाधड़ी कर दी। और यहाँ पर भी कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया, सेनापति दहिया बीका को अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। और दहिया बीका ने क्या किया, रिश्वत ले ली और दुर्ग के सारे गुप्त रास्ते शत्रु को बता दिए, कि दुर्ग में प्रवेश करने वाले जितने भी गुप्त रास्ते वो सारे बता दिए। फिर दहिया बीका अपनी पत्नी को बताता है कि मैंने तो बहुत सारे पैसे ले लिए हैं और शत्रुओं को सारे रास्ते बता दिए। तो उसकी पत्नी क्या कर देती है, दहिया बीका की हत्या कर देती है, कि तूने गद्दारी की है ना, इसलिए इस गद्दार की इसकी पत्नी हत्या कर देती है। उसके बाद में दुर्ग के सारे गुप्त रास्ते बता दिए जाते हैं। सेना कमालुद्दीन गुर्ग की, अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर जाती है और कानरदेव चौहान लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसकी पत्नी जेतल दे जोहर करती है, जेतल दे क्या करती है बेचारी, जोहर कर लेती है। और अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम बदलकर जलालाबाद रखता है। जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखता है, जलालाबाद रखता है। यह जालोर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ। हाँ, सातलदेव ने केसरिया धारण किया, युद्ध करते हुए मारा गया, पत्नी मेणादे ने जोर किया। सिवाना का प्रथम शाखा 1308 में हुआ, हम पढ़ चुके हैं। सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा अलाउद्दीन खिलजी ने। कर्णदेव चौहान ने केसरिया धारण किया, मारा गया। पत्नी जेतल देव ने जोहर किया। जालोर का प्रथम शाखा 1311 में हुआ। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद रखा। उतार लो देखानी, यहां से उतार लो भाई, समझ में तो आ गया, अब उतार लो।
अब देख लेते हैं निर्माण कार्य। हाँ, कानड़देव चौहान के निर्माण कार्य। देखो अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जालोर जलालाबाद इसका नाम रखा, और अलाउद्दीन खिलजी ने फिरोजा का मकबरा बनवाया था। यदि आपको पूछे, इसकी देखो पुत्री थी फिरोजा, फिरोजा का मकबरा कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में, ध्यान रख लेना, जालोर दुर्ग में है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तोप मस्जिद बनाया, खिलजी का मकबरा यहीं पर है, मलिक शाह की दरगाह भी यहीं पर है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जालोर का प्राचीन नाम जबालीपुर मिलता है, जबालीपुर प्राचीन नाम है। जालोर इतिहास की जानकारी मकराना के शिलालेख से मिलती है। जबालीपुर में चौहानों से पहले प्रतिहारों का शासक था। यहाँ पर जालोर में पहले कौन थे? प्रतिहार थे। कीर्तिपाल ने जालोर में जांगलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। जालोर दुर्ग का उपनाम है सुवर्णगिरी। जालोर का उपनाम या प्राचीन नाम क्या मिलता है? जालोर का प्राचीन नाम मिलता है सुवर्णगिरी, ये ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। जालोर दुर्ग का वर्तमान नाम है सोनगढ़। वर्तमान नाम क्या है जालोर दुर्ग का? सोनगढ़ है, ये ध्यान रख लेना। जालोर दुर्ग को सिवाना दुर्ग की चाबी या कुंजी भी कहा जाता है। ये उतारो एक बार। उतार लिया, चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा और। जालोर के चौहानों की जानकारी वीरमदेव सोनगरा की बातों से मिलती है। भीनमाल चौहान का चौहान कला का प्रमुख केंद्र था। भीनमाल चौहान कला का प्रमुख केंद्र था। भीनमाल कहां पर है? जालोर में है। अब अगला इतिहास पढ़ेंगे भाई, सिरोही के चौहानों का इतिहास। पहले देखो हमने प्रतिहारों का इतिहास पढ़ा इस क्लास में, उसके बाद रणथंभौर का इतिहास पढ़ा, राजा हमीर तक रहा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, आक्रमण किया। उससे जालोर के चौहानों का इतिहास पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे सिरोही के चौहानों का इतिहास। सिरोही के चौहानों में यहाँ स्थापना, इसका संस्थापक 1311 में लूम्बा ने की थी। संस्थापक कौन है? सिरोही के चौहानों का संस्थापक लूम्बा चौहान है। सिरोही की प्राचीन राजधानी चंद्रावती है। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। 1425 में सिरोही की स्थापना शेषमल देवड़ा ने की थी, है ना। ये प्राचीन राजधानी पहले चंद्रावती थी, बाद में शेषमल देवड़ा ने सिरोही की स्थापना की। सिरोही के शासक अखेराज देवड़ा तेज गति से शासन करने वाले शासक थे, इसलिए उन्हें उड़ना अखेराज कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना, उड़ने अखेराज किसे कहा जाता है? अखेराज देवड़ा को कहा जाता है। अखेराज देवड़ा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, राणा सांगा का साथ दिया था, ध्यान रख लेना। 1823 में शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की थी? सिरोही के शिव सिंह ने। और सिरोही संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली, ईस्ट इंडिया के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत अपनी सिरोही थी। और प्रथम रियासत थी करौली। पहली रियासत कौन सी थी? करौली रियासत थी। उतारो। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही और प्रथम रियासत करौली थी। सिरोही में चौहान वंश की स्थापना लूम्बा ने की। प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। बाद में शेषमल देवड़ा ने सिरोही की स्थापना कर दी। और फिर सिरोही का शासक अखेराज देवड़ा, जिसे उड़ना अखेराज कहा जाता है, राणा सांगा का खानवा युद्ध में साथ दिया। तो यही सवाल है और यही शासक है भाई, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। उतार लिया, चलो आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान, नाडोल पाली, इसका संस्थापक है 960 ईस्वी में लक्ष्मण चौहान ने स्थापना। इसकी संस्थापक किसको कहा जाता है? लक्ष्मण चौहान को। लक्ष्मण चौहान को कहा जाता है। बूंदी के चौहानों की बात करें तो इसके स्थापना की थी 1382 में। बूंदी में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? ये देखो डायरेक्ट इतना ही सवाल आएगा और कुछ नहीं है। नाडोल में स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की। और बूंदी के चौहान वंश की स्थापना 1382 में देव चौहान के द्वारा की गई। सुरजन सिंह घाड़ा ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ये बूंदी का शासक था सुरजन सिंह घाड़ा। 1569 में अधीनता स्वीकार की, उससे पहले ही कर ली थी। नागौर दरबार में ये उपस्थित हुआ था, ध्यान रख लेना केवल। ये अधीनता तो इसने पहले ही स्वीकार कर ली थी अकबर की। सुरजन सिंह ने गुजरात में द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया था। सुरजन सिंह, ये इन्होंने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर बनवाया। नोट, राजस्थान में मराठाओं को आमंत्रित सवाई जय सिंह की बहन बूंदी शासक बुद्ध सिंह की पत्नी आनंद कुमारी ने राजस्थान आने का निमंत्रण दिया था। तो सबसे पहले बूंदी में आए थे मराठा।
मराठाओं को आमंत्रित किया था सवाई जय सिंह की बहन ने। ठीक है। बूंदी के शासक उमेद सिंह हाड़ा ने बूंदी में चित्रशाला की स्थापना की। श्री जी की उपाधि इसे प्राप्त थी। बूंदी के विष्णु सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली। यही देखो सवाल बनते हैं और कुछ नहीं है खास। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि किसने की? बूंदी का शासक विष्णु सिंह था, ये ध्यान रख लेना। हाँ। बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल, चित्रशैली की स्थापना उमेद सिंह हाड़ा के द्वारा की गई। ये उतारो। सबसे पहले मराठा बूंदी में आए थे, ध्यान रखना। हाँ, सुरजन सिंह ने गुजरात के द्वारिका में रणछोड़ मंदिर भी बनवाया था। बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा ने दरबार में राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण रहते थे, ध्यान रख लेना। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबार में रहते थे? बूंदी के शासक राम सिंह हाड़ा के दरबार में रहते थे, ध्यान रख लेना। जिन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ लिखा था। वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा भाई? सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण राम सिंह हाड़ा के दरबार में रहते थे। ठीक है। अब कोटा के चौहानों की बात करें तो स्थापना माधो सिंह ने की थी, है ना, 1631 में माधो सिंह ने की। कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने अमली मिणी का महल बनवाया। ये ध्यान रख लेना, पूछा जाता है। अमली मिणी का महल कहां पर है? कोटा में है, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अमली मिणी के महल को कहा जाता है, जिसका निर्माण कोटा के शासक मुकुंद सिंह ने करवाया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि 1807 में उमेद सिंह के द्वारा की गई। कोटा के शासक उमेद सिंह ने कर ली थी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि। आगे बात करें झालावाड़ के चौहान, तो इसकी स्थापना 1817 में जालिम सिंह झाला ने की थी। जालिम सिंह झाला ने झालावाड़ की स्थापना की थी 1817 में। ये उतार लो भाई, उतार लो एक बार, फिर हम देख लेते हैं पूरा एक बार छोटा हो। ये इनमें देखो कोटा और ये झालावाड़, इनमें कुछ खास है नहीं, है ना। कोटावाल की स्थापना माधो सिंह के द्वारा की गई और अमली मिणी का महल है, ये ध्यान रख लेना, मुकुंद सिंह ने बनवाया था, जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि उमेद सिंह ने की 1817 में। झालावाड़ के चौहान, इनकी स्थापना जालिम सिंह के द्वारा की गई। लिख लिया? चलो अब देखो, अब यहाँ पर जो रियासतें हैं राजस्थान की, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप ले लेना। हाँ, यहां से देखो ये चीजें आप एक बार देख लेना। देखो साथियों, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत 1838 में जो बनी थी, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़ है। झालावाड़, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान के सबसे नई रियासत है झालावाड़, जिसकी स्थापना जालिम सिंह झाला के द्वारा की गई। राजस्थान की नवीनतम रियासत कौन सी है? झालावाड़ है, ये ध्यान रख लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं राज्य शासक और उसकी स्थापना वर्ष, यानी जो हमने पढ़ा वो हम कवर कर लेते हैं, यानी रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। सांबर, सांबर यहाँ पर चौहान स्थापना शासक कौन थे? वासुदेव चौहान ने स्थापना की सांबर के चौहानों की 551 ईस्वी में। ठीक है। अजमेर, अजमेर में अजयराज चौहान ने की, अजमेर की 1113 ईस्वी में स्थापना की। रणथंभौर की गोविंदराज ने की थी 1194 में। जालोर के चौहानों की कीर्तिपाल ने की थी 1181 में। सिरोही की स्थापना यहाँ के चौहानों की लुम्बा ने की थी 1311 में। नाडोल पाली की लक्ष्मण चौहान ने की थी 960 ईस्वी में। बूंदी की देवहाड़ा के द्वारा 1241 में। और कोटा की माधो सिंह के द्वारा 1631 में। ठीक है। तो ये उतारो एक बार आप, ये एक साथ में जो हमने पहले पढ़ा है उसी को ही वापस रिपीट कर रहे हैं। और झालावाड़ की किसने की थी? मदन सिंह के द्वारा 1835 में की गई झालावाड़ की। ये देखो झालावाड़ की मदन सिंह के द्वारा 1835 में की गई। तो ये फाइनली अपना चौहानों का जो इतिहास है वो समाप्त हो चुका है। हमने सभी जगह का राजस्थान में जहां जहां चौहानों ने शासन किया वो पढ़ लिया है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।